नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, बात बजट की यह एक सीरीज है। इस सीरीज में बजट से संबंधित जो बेसिक बातें हैं उन सब की चर्चा की जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जहन में ये आ सकता है कि अभी इसकी शुरुआत करने की वजह क्या है। दरअसल जो 2024-25 का आम बजट अभी सरकार पेश करने वाली है, अर्थात आप बात करेंगे कि ये कब पेश किया जाएगा, तो 23 जुलाई को पेश किया जाना है, ताकि आपको जब बजट पेश किया जाए तो उसकी बेसिक बातें पता रहें, कहाँ पर क्या और कैसे होता है, सरकार की प्राप्तियाँ क्या हैं, बजट व्यय क्या हैं और इत्यादि इससे संबंधित लगभग सभी अवधारणाएं क्लियर रहेंगी, तो आपको बजट समझने में आसानी रहेगी। तो आज ये पहला सेशन है और इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं भारतीय बजट के इतिहास के बारे में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इन बातों को समझने से पहले, अर्थात भारतीय बजट के इतिहास को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें ये समझ लें कि संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। सवाल ये है कि बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब क्या है। बजट शब्द नहीं देखने को मिलता है, केवल हमें वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के अनुच्छेद 112 में दिखाई देता है। तो अब इसके लिए यहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की जा रही है तो ये एक वर्ष का होगा, ठीक है। और चूंकि वित्त के संदर्भ में बात हो रही है तो वित्त का मतलब ये है कि मुद्रा के उपयोग का अधिकार, तो वित्तीय संदर्भ में बात की जा रही है तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये प्राप्ति और व्यय से संबंधित है। आपके जहन में ये भी सवाल आएगा कि ये प्राप्ति और व्यय से संबंधित है, किससे संबंधित है और किसके प्राप्ति और व्यय से संबंधित है। तो सरकार की प्राप्ति और व्यय से संबंधित है। तो ये होता क्या है, यह एक अनुमान है। अनुमान कैसा, तो आगामी वर्ष के लिए, आगामी वर्ष के लिए। तो अब इसको यहाँ पर इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112 में कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति एक वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और व्यय के अनुमान को संसद के दोनों समक्ष रखवाते हैं, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैंने आपसे कहा बजट के बारे में, तो बजट के संदर्भ में जो बातें हमें समझने की आवश्यकता यहाँ पर है और जो हम समझेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास क्या कहता है। इतिहास के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि बजट का निर्माण कैसे होता है। निर्माण आप ऐसे भी कह सकते हैं कि विधायी प्रक्रिया क्या है, बजट की विधायी प्रक्रिया क्या है और बजट की संरचना कैसी होती है। ये सारी बातें हम समझने वाले हैं। देखने में आपको केवल 3 टॉपिक लग रहे हैं, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये काफ़ी लंबा है और इसीलिए एक सीरीज़ की शुरुआत की गई है ताकि सब कुछ उसके बारे में आप समझ सकें। जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो इतिहास में यहाँ पर 2 बातें होंगी। एक तो स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति और यहाँ स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद। इसी में हम बात कर लेंगे कि जो बजट है, बजट शब्द कहाँ से आया और बजट का वास्तव में मतलब क्या होता है। तो इन सबको समझेंगे। एक कहानी के माध्यम से बजट को समझ लेते हैं। यहाँ पर ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, ए और बी मान सकते हैं और आप यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं। राम लिख देने में मुझे कोई समस्या नहीं है, अगर आप लोगों को कोई समस्या ना हो, ठीक है। राम, और यहाँ पर एक और नाम है जो मीना है। राम नामक व्यक्ति है, अभी यंग है, यूपीएससी की तैयारी करने आया है, दिल्ली में आया है, दिल्ली के किसी एक कोचिंग में एडमिशन लिया, मान लेते हैं संस्कृति में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद अब ये संसाधनों के करीब है, ठीक है, इसके पास बहुत सारी चॉइस है। अगर ये ठीक ठाक है तो इसके पास चॉइस है। फिलहाल
माता पिता गरीब हैं और गरीब परिवार का ये लड़का है। तो यहाँ पर दोनों की मुलाकात होती है और दोनों की मुलाकात के बाद बातें होती हैं और बातों बातों में ही, ठीक है, बाकी आप लोग समझते हैं। फिर इन्होंने कल्पना कर लिया, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। दोनों के विचार मिलते हैं, विचार मिलने के बाद बाकी सारी चीज़ें मिलने लगती हैं और जो विचार नहीं मिलते हैं उनको भी ज़बरदस्ती मिला लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मामला ही अलग है। दोनों एक समय के बाद सोना बाबू हो गए। सोना बाबू होने के बाद ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन मीना ने कहा कि चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं, और जैसे ही ये बात हुई शॉपिंग के लिए, वैसे ही राम को ये पता था, उसके सीनियर ने बता रखा था कि अगर कमला नगर शॉपिंग के लिए गए तो ये समझ लो कि 10,000 का खर्च तो मिनिमम होगा। अब जैसे ही ये बात हुई, राम सोचने लगा कि अब मैं कैसे क्या करूं। जाने की बात है ही, जाना ज़रूरी है, ऑर्डर है, जाना ही है। फिर राम ने ये सोचना शुरू किया कि मेरे घर से मंथली कितना आता है। 15,000 रुपये आते हैं। फिर उसने सोचा कि 15,000 रुपये जो आता है ये इसकी प्राप्ति है, मान लेते हैं। फिर उसने याद किया कि मेरा जो रूम रेंट है वो 8,000 रुपये है। फिर उसके बाद खाने पर मेरा जो खर्च होता है ये 4,000 रुपये होता है, बाकी बचे 3,000 रुपये। तो 3,000 में उसने ये सोचा कि 2,000 रुपये तो मुझे आने जाने और चाय पानी, बाकी सुट्टा वगैरह में खर्च हो जाते हैं, ये मिनिमम है। बाकी इसके पास बचते हैं 1,000 रुपये। अब ये सोच रहा है कि इस 1,000 में शॉपिंग कैसे होगी। तो बताइए, आगे की कहानी आप लोगों को पता है, केवल मुझे ये बताना है कि राम ने ये सोचना शुरू कर दिया कि उसकी आय कितनी है, कहाँ पर, किस मद पर कितना व्यय होना है, और उसी के अकॉर्डिंग वो शॉपिंग पर खर्च करेगा। अब मान लीजिए कि राम यहाँ पर 5,000 रुपये खर्च करता है, तो इसे मैनेज कहाँ से करेगा, अर्थात इसको घाटा हो रहा है, घाटा हुआ तो इस घाटे को थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि 5,000 रुपये का यहाँ पर घाटा हो रहा है। अब यहाँ पर दोस्त जो ठीक है, आप लोग समझते हैं, ये दोस्त काम आएंगे। यहाँ से अब ये ऋण लेगा या उधार लेगा, कैसे ये मैनेज करेगा, ये इसकी हेडेक है। तो यहाँ पर जो राम ने सोचा है इन सब के बारे में, बताइए ये किससे संबंधित है। स्वाभाविक सी बात है, यह आय और व्यय से संबंधित है, अर्थात प्राप्ति और व्यय से संबंधित है। यही है बजट। तो बजट में क्या होता है, सरकार की आगामी वर्ष की प्राप्ति और व्यय का विवरण शामिल होता है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। अब ये जो मैंने कहा कि बजट के संदर्भ में बजट का इतिहास समझेंगे, लेकिन बजट के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और बजट से पहले जो मैंने आप लोगों को बताया कि वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया गया है, इससे पहले हमें 2-3 बातें समझ लेना है। पहली बात, लोक वित्त। लोक वित्त, इंग्लिश में इसे पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। फाइनेंस का मतलब होता है मुद्रा के उपयोग का अधिकार, उपयोग का अधिकार। इसे थोड़ा सा और आसान बनाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपको कार लेना है, ठीक है, आपके पास महज 2 लाख रुपए हैं और आपको जो कार पसंद आई है, इस कार की कीमत 12 लाख रुपए है। आप लोगों ने सुन रखा होगा कि डाउन पेमेंट पर, ईएमआई पर आपको कार मिल जाती है, लेकिन उससे पहले की प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। ये कौन है, दोबारा वही राम मान लेते हैं। सब कुछ सही रहा और राम की आगे गाड़ी बढ़ गई। राम गया एक शोरूम में, मान लेते हैं ये शोरूम है, ठीक है। उसे कोई गाड़ी पसंद आती है, गाड़ी पसंद आती है तो वो पूछता है कि भैया बताइए इस गाड़ी की कीमत कितनी है, कितने की मिलेगी। उस व्यक्ति ने कहा कि 12 लाख, ठीक है। जो वहाँ पर दिखाने वाला व्यक्ति है कंपनी की तरफ से, उसने 12 लाख बताया। जैसे ही 12 लाख राम ने सुना, 2-4 चक्कर लगाए, कुछ गाड़ियों को देखा और फिर
कहा कि ये बताइए, मेरे पास महज 2 लाख रुपए है और मुझे ये कार लेना है क्योंकि मेरे सोना ने कहा है। अब बाबू को तो करना है, इनकम है नहीं उतनी फिलहाल। अब 2 लाख रुपए में इन्हें कार लेना है, तो उस व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि बताओ क्या उपाय है। इसने कहा एक काम करिए, आप चले जाइए बैंक और बैंक मैनेजर से बात करिएगा, कुछ डॉक्यूमेंट जो आपके एसेट से संबंधित हो उसे आप दे दीजिएगा और वो फिर आपको लोन दे देगा, यानी कि ऋण दे देगा। ऋण का सीधा सीधा सा मतलब है जिस पर ब्याज का भुगतान किया जाए। उधार और ऋण दोनों में अंतर होता है, ठीक है। ये बैंक मैनेजर के पास गए राम सीधे और इन्होंने कहा कि मुझे कार लेना है। तो बैंक मैनेजर ने कहा कि कार बैंक में थोड़ी मिलेगा। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मुझे फाइनेंस कराना है। फाइनेंस कराना है यानी कि राम ने कोई डॉक्यूमेंट दिया होगा, कोई डॉक्यूमेंट दिया, जैसे उसके ज़मीन का कागज़, घर का कागज़, या हो सकता है कोई फाइनेंशियल एसेट हो और उस एसेट का कागज़ हो, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हैं डॉक्यूमेंट, जैसे सिक्योरिटी कहा जाता है, ठीक है, सिक्योरिटी कहा जाता है। इसके बदले बैंक ने राम को ऋण दे दिया। बैंक अब उस पर ब्याज का भुगतान करेगा, अर्थात मूलधन और ब्याज का भुगतान बैंक को करेगा। तो बैंक ने इनके लोन अकाउंट में 10 लाख रुपए, चूंकि 2 लाख रुपए इनके पास थे, 10 लाख रुपए क्रेडिट कर दिया, यानी कि जमा कर दिया। तो बैंक ने इनको दिया क्या है, 10 लाख रुपए जो दिया है बैंक ने। अब राम के पास अधिकार है कि उस मुद्रा का ये प्रयोग करें, अर्थात मुद्रा के उपयोग का अधिकार, ठीक है, फाइनेंस कहलाता है। तो यहां पर जो बैंक ने इनको दिया है, अब राम चाहे सोना पे खर्च करें या फिर जो उनकी ख्वाहिश है कि कार ले लेते हैं, कार पे खर्च करें, ये इनकी जिम्मेदारी है। बैंक को इससे मतलब है कि मुझे ब्याज और मूलधन मिल जाना चाहिए। तो बैंक ने इनको मुद्रा के उपयोग का अधिकार दे दिया। तो अब यहां पर क्या हुआ, फाइनेंस का मतलब मुद्रा के उपयोग का अधिकार। और जब मैं पब्लिक की बात कर रहा हूं तो पब्लिक का मतलब सत्ता से होता है या सरकार से होता है, ठीक है, सरकार के संदर्भ में। तो सरकार को समय समय पर मुद्रा की आवश्यकता होती है और ऐसी मुद्रा जिसका सरकार जिसे खर्च कर सके या जिसका उपयोग कर सके। तो जब मुद्रा की आवश्यकता होती है तो मुद्रा एकत्र भी करना पड़ेगा, ठीक है, फाइनेंस एकत्र भी करना होगा। तो एकत्र कहां से किया जाएगा, अर्थात इसका स्रोत क्या होगा। स्रोत के साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि कैसे इसको एकत्र किया जाएगा, इसका उपयोग कहां पर किया जाएगा और उपयोग कैसे किया जाएगा। मान लीजिए उपयोग किया गया तो उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर क्या हुआ। अगर घाटे की स्थिति है तो ये भी तो समझना है, तो प्रभाव क्या होगा। इन सब के लिए सरकार क्या करती है, सरकार के संदर्भ में बात की जा रही है कि उसे मुद्रा चाहिए और उसको एकत्र करती है। उसका स्रोत क्या होगा, कैसे, उपयोग, प्रभाव इत्यादि इत्यादि, ये सब कुछ बातें इसमें शामिल होती हैं। अब मैंने ये कहा कि जो सरकार है, ठीक है, उसने एकत्र किया और उसका प्रयोग किया। अब बात ये होगी कि जब ये एकत्र किया जा रहा है तो इसका अध्ययन भी तो किया जाएगा, अध्ययन, और इसी के अध्ययन को कहा जाता है कि यह लोक वित्त है। दूसरे शब्दों में कहूं तो समय समय पर सरकार को मुद्रा की आवश्यकता होती है और ऐसी मुद्रा जिसका वो उपयोग कर सके, तो इसके लिए वो एकत्र करने की बात करती है। तो कहाँ से किया जाएगा, अर्थात मुद्रा कहाँ से एकत्र किया जाएगा, स्रोत क्या होगा, कैसे किया जाएगा, उसका उपयोग कहाँ पर होगा, और उपयोग होगा अगर अधिक उपयोग हो गया तो उसका प्रभाव क्या होगा, इत्यादि इत्यादि बातों का अध्ययन करना ही लोक वित्त कहलाता है। अब लोक वित्त के विपरीत एक होता है जिसे कहते हैं निजी वित्त। निजी वित्त बताइए, एक तरफ सरकार है और एक तरफ एक कंपनी है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कंपनी। तो जो कंपनी है उसे अगर ज़रूरत पड़े और मार्केट से उसे ऋण एकत्र करना हो तो एक कंपनी को देने वाले लोग अधिक होंगे या सरकार को देने वाले, या सरकार को एकत्र करना है तो उसके लिए स्रोत सरकार के पास ज़्यादा होंगे। उसकी अपेक्षा, जैसा कि मैंने कहा, कंपनी के पास सीमित
रिसोर्सेज होंगे, सीमित स्रोत होंगे। स्वाभाविक सी बात है। सरकार जो वित्त एकत्र कर रही है, इसका उद्देश्य क्या है कि वह जन कल्याण के लिए खर्च करे। ठीक है, जन कल्याण के लिए ये खर्च करेगी। साथ ही जब निजी वित्त की बात आती है तो निजी वित्त किस लिए प्रयोग किया जाता है? एक कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है या निवेश कर रही है किस लिए? अपने निजी लाभ के लिए, यानी कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। तो यहाँ पर लोक वित्त का विपरीत शब्द है निजी वित्त। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो लोक वित्त है सरकार की प्राप्ति, ठीक है, प्राप्ति और व्यय से संबंधित है। यहाँ पर ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। और जब अब सरकार की प्राप्ति और व्यय से संबंधित है तो इस लोक वित्त को, ठीक है, इस लोक वित्त को पूरा करने के लिए कोई नीति बनाया जाएगा। और नीति बनाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर नीति का कोई नाम भी होगा। अब बात यह है कि जो पब्लिक वित्त कहा जा रहा है, यहीं पर एक और बात आती है कि हम कैसे देश में रहते हैं। तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। और लोकतंत्र में जितनी ज़्यादा जनता सशक्त होती है उतनी ही लोकतंत्र मजबूत होता है। अब ऐसी स्थिति में सोचिए कि सरकार मजबूत हो रही है, लोकतंत्र भी मजबूत हो रहा है और जनता भी सशक्त हो रही है। खास करके मैं जनता के संदर्भ में बात करूं तो जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत होगा, यानी अधिकार यहाँ पर लोगों को मिलेंगे। आप ऐसा कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट दोनों के मजबूत होंगे। स्वाभाविक सी बात है। लोग सरकार से और ज़्यादा डिमांड करेंगे कि हमें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सवाल ये है कि कैसी सुविधाएं? तो सभी प्रकार की सुविधाएं जो सरकार जनता को उपलब्ध कराती है, नागरिकों को उपलब्ध कराती है। आप अवसंरचना की बात कर सकते हैं, जैसे सड़क, ब्रिज इत्यादि की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा मांग बढ़ेगी, अर्थात लोकतंत्र में जितना ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाएगा, लोकतंत्र का सीधा सीधा सा मतलब है फ्रीडम, ठीक है, उतना ज़्यादा लोक वित्त की भूमिका बढ़ती जाएगी। और लोक वित्त की भूमिका बढ़ने का मतलब ये है कि सरकार पर दबाव होगा। और जब सरकार पर दबाव होगा तो यहीं पर दोबारा से मैं ये कह रहा हूँ कि लोक वित्त की भूमिका यहाँ पर बढ़ेगी। अब इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार कोई ना कोई नीति लाएगी और इसी नीति का नाम है राजकोषीय नीति, जिसे आप इंग्लिश में फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। अब हमें यह समझना है कि राजकोषीय नीति क्या होती है। यहां पर देखिए, राजकोषीय नीति, ठीक है। प्राचीन काल में राजा हुआ करते थे। अभी भी कई देशों में आप देख सकते हैं, लगभग समाप्त हो चुका है लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है राज यानी कि राजा, ठीक है। कोष, अगर आप लोगों ने अर्थशास्त्र पढ़ा है, अर्थशास्त्र इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो वहाँ पर बताया गया है कि राजा के लिए क्या क्या होना चाहिए। दूब, अमीरा कोष, ठीक है, दुर्ग, अमात्य कोष। तो वही यहाँ पर कोष की बात हो रही है, अर्थात यहाँ पर खजाने की बात हो रही है। खजाना, राजा होगा तो उसका खजाना भी होगा, नहीं खजाना होगा तो अपने सैनिकों को, अपने प्रशासन को चलाने के लिए वो कहाँ से खर्च करेगा। तो राजा क्या करता है कि खजाना उसका भरता रहे और वहाँ से खर्च होता रहे जो उसकी आवश्यकताएं हैं। तो बताइए, राजा खजाना को भरने के लिए किसी नीति का प्रयोग करता होगा, अर्थात यहाँ पर मैं कह दूं कि प्रबंधन, ठीक है, प्रबंधन, अर्थात राजा के खजाना में वृद्धि और वहाँ से खर्च से संबंधित जो नीति है, प्रबंधन किया जाता है, उसे कहा जाता है राजकोषीय नीति, ठीक है। अब चूंकि हमारे देश में राजतंत्र तो है नहीं, हमारे देश में, अब ये मत कह दीजिएगा कि कुछ बातें अभी न्यूज में रही हैं, फिलहाल के लिए हमारे देश में गवर्नमेंट है, सरकार है, और सरकार का खजाना क्या है, इसको कहा जाता है संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत।
संचित निधि में कहां से कैसे प्राप्ति होगी, उसका प्रबंधन कैसे होगा, उस नीति को कहा जाता है राजकोषीय नीति। ठीक है, अब बताइए यहां पर प्राप्ति कहां से होगी और यहां व्यय कहां कहां पर होगा, यही तो इसमें भी शामिल है। यानी कि जो राजकोषीय नीति है ये किससे संबंधित है, सरकार की प्राप्ति और व्यय से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये है कि प्राप्ति कहाँ से होगी, तो जो प्राप्ति के साधन हैं उन प्राप्ति के साधनों में से एक प्रमुख साधन है सरकार को टैक्स से प्राप्ति होती है। ठीक, अच्छा, सरकार का व्यय कहाँ पर होता है, सरकार सुरक्षा के लिए खर्च करती है, सेनाओं को वेतन देना है, हमें हथियार इकट्ठा करना है, हथियार के साथ साथ सेना का आधुनिकीकरण करना है। इन सब को एक साथ कहें तो सरकार रक्षा पर व्यय करती है। सरकार, हो सकता है सरकार को अगर घाटा हो गया हो तो घाटे की स्थिति में सरकार को घरेलू बाजार से या अन्य देशों से, आप ऐसे भी कह सकते हैं संस्थाओं से, सरकार को ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो अगर ऋण लिया गया है, सरकार ने अगर सिक्योरिटी जारी किया है, तो ऐसी स्थिति में ब्याज देना होगा। तो सरकार ब्याज पर भी भुगतान करती है, ब्याज पर भी खर्च करती है, व्यय कर रही है। इसके अलावा देश में कर्मचारी भी हैं, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है, सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पर अगर मैं संक्षेप में कहूँ कि रोजगार आदि, यहाँ पर आदि अन्य भी व्यय के क्षेत्र हैं। मैंने केवल 3 का नाम लिया कि रक्षा व्यय, ब्याज का भुगतान और रोजगार के लिए सरकार खर्च करती है। तो बताइए, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि सरकार की प्राप्ति और व्यय, इन दोनों के सम्मिलित रूप को कहा जाता है कि ये क्या है, राजकोषीय नीति। अब इस राजकोषीय नीति को अब बना लिया गया है, बनाने के बाद व्यवहारिक धरातल पर इसे लागू करना है। ठीक है, तो लागू करने के लिए क्या किया जा रहा है, लागू करने के लिए सरकार ने बजट बनाया और यही है, आप कहते हैं, बजट पेश किया गया है। आम बजट, अंतरिम बजट कह लीजिए, बजट के अन्य प्रकार कह लीजिए, फिलहाल यहाँ पर बजट बनाया गया और इसे जनता पर लागू कर दिया गया। तो जनता पर लागू किया गया, तो इसी को, राजकोषीय नीति को, कई बार बजटीय नीति भी कहा जाता है। तो अब मैं इसको कह सकता हूं कि बजटीय नीति। दूसरे संदर्भ में ये सोचिए कि सरकार जो 2024-25 के लिए बजट पेश करने वाली है 23 जुलाई को, तो मैं ये कह सकता हूं कि सरकार ने अपने राजकोषीय नीति की घोषणा कर दी है। जिस दिन पेश होगा तो हम कह सकते हैं कि सरकार ने अपनी राजकोषीय नीति की घोषणा करने वाली है, आज के संदर्भ में बात करूं तो, और उस दिन राजकोषीय नीति की घोषणा कर दी है। अब यहां पर एक और बात जो मैंने आप लोगों से पहले कहा कि लोक वित्त, ठीक है, लोक वित्त, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस। लोक वित्त में भी हम लोगों ने बात किया था कि ये किससे संबंधित है, प्राप्ति और व्यय से संबंधित है। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि तीनों चीजें तो एक ही नजर आ रही हैं, तीनों में भी हम प्राप्ति और व्यय की बात कर रहे हैं। दरअसल तीनों चीज अलग अलग हैं। कैसे अलग हैं, यहां पर सोचिए। जब मैं ये कह रहा हूं कि लोक वित्त में प्राप्ति और व्यय का अध्ययन किया जाता है, तो किसकी प्राप्ति और व्यय का अध्ययन किया जा रहा है, यहां पर सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण का, इसका अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ मैं जब ये कह रहा हूं कि वित्तीय प्रशासन का भी इसमें अध्ययन किया जा रहा है। वित्तीय प्रशासन कैसा होगा, वित्तीय प्रशासन, और उसके साथ साथ यहीं पर राजकोषीय नीति। क्लियर है, राजकोषीय नीति अर्थात राजकोषीय नीति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा, इसका अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययन इसमें किया जा रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है, यहां पर अध्ययन किया गया और इसे लागू करने के लिए नीति बनाई गई। तो यहां पर प्रबंधन से संबंधित ये नीति है। मैंने कहा कि यह नीति प्रबंधन से संबंधित है। और फिर जब इसे व्यवहार में जनता पर लागू कर दिया गया, अर्थात बजट को जनता पर लागू कर दिया गया, इसको कहा गया कि यह बजटीय नीति है।
बजटीय नीति। तो तीनों में जो फर्क है, फर्क आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दरअसल मुझे यहां पर आप लोगों को ले आना था बजट पर, बजट आप लोगों ने समझ लिया। अब जो मैंने शुरू में आप लोगों से कहा था कि इसके बारे में हमें समझना है कि इतिहास क्या है स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद, इन सभी को हम आगे चल करके पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी इसको देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। इससे संबंधित बातों को समझने के लिए सबसे पहले इस बात को समझिए कि बजट शब्द आया कहाँ से। तो इसके लिए स्लाइड है। बजट शब्द, इसकी उत्पत्ति होती है एक फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच, ठीक है। बुगेट और बोगे दोनों ही शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बुगट या बोगट इस शब्द को कह सकते हैं। फ्रेंच शब्द है, इसका मतलब है चमड़े का थैला, इसका अर्थ है चमड़े का थैला। दरअसल इसका प्रयोग कहाँ पर किया गया, तो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में जो बजट से संबंधित दस्तावेज थे, उन दस्तावेजों को संसद में ले जाने के लिए एक चमड़े के थैले का प्रयोग किया गया। और चूंकि उस चमड़े के थैले का प्रयोग किया गया, बजट से संबंधित दस्तावेज उसमें ले जाया गया, इसीलिए वहाँ से एक बजट शब्द निकला। और यहाँ पर चमड़े का थैला बजट से संबंधित दस्तावेजों को ले जाने के लिए प्रयोग किया गया। वर्तमान संदर्भ में जब इसके प्रयोग की बात आती है तो यहाँ पर कहते हैं सरकार की प्राप्तियाँ और व्यय इनसे संबंधित है। इस संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है बजट का, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व, अर्थात जब औपनिवेशिक शासन था, उस समय की बात की जा रही है। लॉर्ड कैनिंग, उस समय लॉर्ड कैनिंग का शासन था और उनके शासन में जेम्स विल्सन थे। उन्होंने बजट पेश किया था 18 फरवरी 1860 को। फिर वर्ष 1924 की बात करें तो 1924 से पहले रेल बजट और आम बजट दोनों को एक साथ किया जा रहा था, लेकिन 1924 में रेल बजट और आम बजट को दोनों को अलग कर दिया गया। अलग करने के साथ साथ स्वतंत्रता से पहले ही अंतरिम बजट पेश किया गया और अंतरिम बजट लियाकत अली खान ने 9 अक्टूबर 1946 को पेश किया था। सवाल आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि अंतरिम बजट का मतलब क्या है। मान लीजिए थोड़े समय के लिए मैंने ये कहा कि 2023, ठीक है, 2023 में सरकार का टेन्योर खत्म हो गया। 2024 थोड़े समय के लिए राउंड फिगर में मान करके चल रहा हूँ, जो चुनाव हुआ 2024 में हुआ, ठीक है। लेकिन जून की मैं बात कर रहा हूँ, जून 2023 से लेकर के जनवरी 2024, इससे पहले ये जो बीच का समय है, जून 2023 से जनवरी 2024 से बीच का जो समय है, इस बीच के समय के लिए चूँकि चुनाव जनवरी में होगा और ये इसमें आवश्यक है कि जो बजट है, बजट जो सत्र है वो ख़त्म होने से पहले, जो वित्तीय वर्ष है ख़त्म होने से पहले बजट पेश हो जाना चाहिए। तो इस बीच के समय के लिए सरकार को खर्च करने की आवश्यकता है और सरकार को पैसे की आवश्यकता होगी, खर्च तो करना ही है। सरकार के खर्च तो कांस्टेंट बने हुए हैं और चूंकि जब तक चुनाव नहीं होगा और सरकार बन नहीं जाएगी और जिसकी सरकार बनेगी वही बजट पेश करेगा, तो उस बीच के समय के लिए, अर्थात जून 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक के बीच का जो समय है, उस समय के लिए बजट की आवश्यकता होती है। और उस बजट को पूरा करने के लिए, अर्थात सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अंतरिम बजट पेश करती है। बाकी डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो लियाकत अली ने अंतरिम बजट पेश किया था। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद की बात की जाए तो आर के षणमुगम जो थे, इन्होंने 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया। ये 7 माह के लिए बजट था। दंगे वगैरह लगातार उस समय चल ही रहे थे, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। 7 माह के लिए पेश किया गया था। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 1948 को बजट पेश किया गया। सितंबर 1948 में जो बजट पेश किया गया और जो बातें हुई थी उसमें ये कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान इस समय तक, ठीक है, सितंबर 1948 तक
एक ही मुद्रा का प्रयोग करेंगे और रुपए का प्रयोग करेंगे। इस समय ये बातें कह दी गई थी जो 1 अप्रैल 1948 को जो बजट पेश किया गया था। इसके साथ साथ कुछ और बातें, जॉन मथाई 1949 से 50 का इन्होंने केंद्रीय बजट पेश किया था और ये जो बजट आया था यह संयुक्त बजट था क्योंकि रियासतों के लिए भी इसमें प्रावधान थे, अर्थात जो 1949 और 50 का बजट था रियासतों का एकीकरण आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे। उन विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त बजट था जिसमें रियासतें भी शामिल थीं। ठीक है। सीडी देशमुख आरबीआई के गवर्नर थे और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्होंने सीडी देशमुख ने गवर्नर रहते, आरबीआई के गवर्नर रहते, इन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था 1951 और 52 में, 51-52 का। ठीक है। हिंदी में जो बजट पेश किया गया था 1955-56 में, इससे पहले जो स्थिति थी इंग्लिश में बजट पेश किया जाता था, लेकिन 1955 और 56 में, ठीक है, हिंदी में बजट पेश किया गया। 1957 की बात करें तो 1957 में संपत्ति कर और व्यय कर दोनों को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार, जो इतिहास बताता है 10 बार इन्होंने बजट पेश किया, और 10 बार बजट पेश करने के साथ साथ प्रमुख बात ये थी, कई बार ये प्रश्न भी आता है छोटे एग्जाम्स में कि कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जन्म दिवस पर बजट पेश किया था, तो अपने जन्म दिवस पर बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई थे। ठीक है। इसके अलावा मनमोहन सिंह 1991-92 का अंतरिम बजट इन्होंने पेश किया था, और अगर आप लोगों को याद हो तो बीओपी संकट से हम लोग जूझ रहे थे और बीओपी संकट के समाधान के लिए हम लोगों ने आईएमएफ से ऋण की गुहार लगाई और फिर 1991 में ही एलपीजी रिफॉर्म किया गया। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, क्लास में भी अगर पढ़ा है तो ये पढ़ाया ही गया होगा। 1992-93 का बजट इन्होंने पेश किया और आप ऐसा कह सकते हैं कि जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ, एलपीजी रिफॉर्म के बाद की ये बजट है। फिर 1994 में सेवा कर को इंट्रोड्यूस किया गया। सर्विस सेक्टर हमारा, आज हमारी इकॉनमी को सर्विस सेक्टर की इकॉनमी कही जाती है या कहा जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि भारत एक सेवा अर्थव्यवस्था है, ये कहा जाता है। तो सेवा कर नहीं होना भी एक कारण था। मैंने ये कहा कि एक कारण था, सभी कारणों में से एक कारण था, एकमात्र कारण नहीं था, दोनों में अंतर है। तो हमारी अर्थव्यवस्था के जो विकास का पथ था उससे विचलित हो गया। हमारी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र का उतना विकास नहीं हुआ जितना विकास होना चाहिए था। ठीक है। उसका एक कारण ये भी माना जाता है कि सेवा कर उस समय लागू नहीं था, फिर 1994 में इसे लागू किया गया। चलिए, बजट के समय में परिवर्तन भी किया गया। 2001 की बात करें तो 2001 से पहले सुबह यहाँ पर 2001 में 11 बजे बजट पेश किया गया, उससे पहले शाम को 5 बजे और फरवरी माह के अंत में बजट पेश किया जाता था। ठीक है। वर्ष 2017 में जो बदलाव किए गए, प्रमुख बदलाव किए गए थे, 2017-18 की बात करें तो 2 तरह के यहाँ पर व्यय दिखाए जाते थे, एक योजनागत व्यय और दूसरा गैर योजनागत व्यय। तो इन दोनों को समाप्त कर दिया गया और इनके स्थान पर 2 चीज़ें लागू की गई, 2 चीज़ें यहाँ पर विवरण दिया गया। एक को कहा जाता है पूंजीगत व्यय और दूसरे को राजस्व व्यय। ठीक है। तो इसके स्थान पर पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय नामक प्रावधान किया गया। रेल बजट और आम बजट की बात करें तो रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया गया और बजट को सामान्यतः 1 फरवरी को पेश करने की परंपरा शुरू हो गई। इससे संबंधित कुछ और बात यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। 92 साल बाद इतिहास बना और रेल बजट की बात करें तो 1924 में शुरू हुई थी रेलवे के लिए एक अलग बजट पेश करने की प्रथा। फिर 21 सितंबर 2016 को सरकार ने रेल बजट और आम बजट का एकीकरण कर दिया और एकीकरण करने के बाद यहाँ पर 1 फरवरी 2017 को 92 वर्ष बाद या साल बाद आप कहेंगे बजट एक साथ पेश हुआ, अर्थात रेल बजट और आम बजट एक साल पेश किया गया था। 2016 में रेल मंत्री रहे पीयूष गोयल थे, उन्होंने आखिरी बार रेल बजट पेश किया था क्योंकि उस समय रेल बजट अलग से पेश किया जाता था।
तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने समझा। ये पहला सेशन है और ये श्रृंखला बात बजट की ये चलती रहेगी और इससे आप लोगों को जो बजट पेश किया जाएगा उससे संबंधित जो अवधारणाएं हैं और उसमें जो बातें दी जाएंगी उसको समझने में सहायता मिलेगी। ठीक है, आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी इसी कड़ी में, अर्थात बात बजट की। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों को बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।